जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी ये इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है और सबसे पहले आज के पुरअमन इलेक्शन पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसका क्रेडिट ओबियसली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, ज़िले इंतज़ामिया को, सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमतों को जाता है। ओवरऑल जो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, पीसफुल रहा। अब इस वक्त हालात क्या हैं वो आप हमारे साथ देख रहे हैं, हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम मज़ीद जो इस वक्त पॉलिटिकल डायनामिक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, बल्कि विद द पैसेज ऑफ सेकंड्स, हर सेकंड बाद जो पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील होते हमें नज़र आ रहे हैं, लाहौर के, पंजाब के, पाकिस्तान के, उस पर भी हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे राय लेंगे। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं मियाँ हबीब साहब हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं, और दूसरे हमारे गेस्ट जो हैं नासिर शिराजी साहब हैं, ये भी सीनियर तज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। और जो हमारी तीसरी गेस्ट हैं हमारी लाहौर रंग की सीनियर एंकर तहमीना साहिबा, और हमारे चौथे गेस्ट अली हमज़ा साहब, हमारे लाहौर रंग के सीनियर एंकर। मियाँ साहब, आज का जो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि कोई ऐसा मेजर मिसहैप नहीं हुआ। छोटी मोटी गड़बड़ तो हर जगह हो जाती है, वो तो घर में भी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। इसका आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट किससे देंगे? सबसे मैं समझता हूँ कि हम तो सारा दिन इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जो होती है ना फेक न्यूज़, ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। सोशल मीडिया को काबू करके जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई झगड़ों पे काबू पाया गया एक तो, और दूसरा जो है ना, चूँकि इलेक्शन से पहले माहौल ऐसा बन गया हुआ था कि अगर हल्की फुल्की सी भी गड़बड़ होती तो मामला बहुत ख़राब हो जाने थे और इलेक्शन शायद सबूटाज हो जाता। इस वजह से पाक फ़ौज ने भी, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उसमें बहुत फुल प्रूफ इंतज़ाम किए हुए थे और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स लिए गए थे, जिसकी वजह से जो है। और तीसरा अहम पहलू ये था कि जिनके बहुत ज़्यादा अग्रेशन था जिनके अंदर, वो उनको था कि हमारी कहीं दाल नहीं गलनी और ऐसे ही मुकदमात पे मुकदमात बन जाने, लिहाजा वो औकात में रहे। और दूसरी तरफ जो थे जिनको सपोर्ट किया जा रहा था या जिनके लिए माहौल साजगार था, वो इस तरह थे कि शायद आगे से जो है हमें मुंह की ना खानी पड़े। और क्योंकि रिएक्शन बहुत खौफनाक था आवाम के दिलों में ना, जब मुखालफ जो लोग थे वो अंदर से भरे पड़े थे, तो हर बंदा अपनी जगह पे जो है ना वो डरा सहमा हुआ था कि नहीं यार पंगा नहीं आज लेना, नहीं तो हाँ नुकसान हो जाएगा। तो ये क्रेडिट गोज़ टू सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि ये नफसियाती तौर पर जो है ना, हर फरीक जो था ना वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो खौफज़दा था कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, लिहाजा वो उन्होंने वो पंगे वाली साइड पर गया नहीं कोई है, बल्कि खौफ था कि खुदा न खास्ता हालात ख़राब ना हो जाए। नासिर साहब, आपका मैं इस पर टेक लूँगा। आज के इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो पुरअमन सिचुएशन रही, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? मैं चारों गेस्ट से लूँगा। देखें जी, मेरा ओपिनियन इस पर यही है कि जैसे कहा जाता है ना जी, कि कोशिश की जाएगी कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि लेटर एंड स्पिरिट में यही कुछ हमें देखने में आया। क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस का है और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का भी है, और मैं समझता हूँ कि हमें फुल मार्क्स देने चाहिए सियासी जमातों को भी, जिन्होंने अपने अपने एंड पे कोशिश की है कि कहीं कोई लड़ाई झगड़े किसी सूरत हाल पैदा ना हो। सियासी जमातों के जो कारकुन हैं उन्होंने भी अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा है, तो मैं समझता हूँ कि ये सबका क्रेडिट। अच्छा, मीडिया का भी क्रेडिट है। मीडिया का क्रेडिट यूँ है कि कम्युनिकेशन का तो प्रॉब्लम रहा पूरे मुल्क में जी, एंड इन द हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री नेट वगैरह बंद रहा, मसाइल तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जिस वजह से वो सब कुछ किया गया वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो गया कि खुदा न खास्ता अगर ये नेट वगैरह और सेल फोन्स वगैरह हमारे ऑन रहते तो इस डिवाइस के ज़रिए कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती थी। तो कीपिंग इन व्यू दैट एस्पेक्ट इसको बंद किया गया। मसाइल तो थे, बट सिंस एंड इज़ गुड, आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड। तमीना साहब, आज तो आप सारा दिन फील्ड में रही हैं, बल्कि काफ़ी अरसे से आप फील्ड में हैं और चीज़ों को समझती भी हैं। आप क्राइम के नेचर के भी शोज़ करती हैं और पॉलिटिकल शोज़ भी आप करती रहती हैं। कैसा आज का दिन आपके ख्याल से रहा और ओवरऑल लाहौर में जो सूरत हाल है उस पर आपकी ओपिनियन है? लाहौर की सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो आज सारा दिन मैंने मुख्तलिफ़ हलकों को विज़िट किया
और विज़िट करने के बाद मैंने ये बात देखी कि आवाम का ज़्यादा रुझान किसकी तरफ है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, हम बात करें जमात इस्लामी, हम बात करें इस्तेहकाम पार्टी की, हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसकी जो चॉइस है उसने वहाँ पर वोट तो डालना है। लेकिन पर्सनली तौर पर मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट की, जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर था वो ज़्यादातर मुझे यंग दिखाई दिया। उसमें ख़वातीन की हम बात कर लें, उसमें मेल की हम बात कर लें, और सारे बड़े मॉड स्क्वाड और बड़े खुश बड़े स्माइली फेस के साथ आए हुए थे अपने वोट को। असल यूथ तो PMLN के साथ है, मियां साहब कहते हैं यूथ तो हमारे साथ है। अब मियां आप साहब, क्या देखती रही? जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ जब हम मियां साहब के साथ फिर कौन सी यूथ है? मियां साहब के साथ यूथ उनके माइंडसेट के मुताबिक होगी जो वो कह रहे हैं। ज़ाहिर है हर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक राय देता है, तो मियां साहब को जो बेहतर लगता है वो स्टेटमेंट दे लेते हैं, हमें जो बेहतर लग रहा है हम वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जो हमने देखी है। जो एजुकेटेड क्लास, हाँ बिल्कुल, बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां, लड़के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, जो ये कहते थे कि भाई हमें वाले हाना मोहब्बत है इमरान खान से। मैंने कहा जी इस मोहब्बत का राज क्या है? कोई रीज़न होती है, जब आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो उसकी पर्सनैलिटी में या उसकी जमात में कुछ ऐसा होता है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो वो क्या चीज़ है हमें वो नहीं पता, लेकिन हमें इमरान खान बहुत पसंद है। तो मैं तो सुबह से शाम तक यही सुनती रही हूँ आज हल्का में। चलें ठीक है। अली भाई, आपने आज के दिन क्या ऐसा चेंज देखा, या पिछले इलेक्शनों के मुकाबले में आज का इलेक्शन डे कोई फ़र्क नज़र आया आपको? सर मैंने तकरीबन 11 बजे करीब जो है जाके वोट कास्ट किया, 11 से 12 के दरमियान, और 2018 में भी मैंने इसी वक्त के दौरान ये में वोट कास्ट किया था। आज फ़र्क ये था कि मैं ये सोच रहा था कि बहुत लंबी लाइनें होंगी, क्योंकि पिछली बार मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा लाइन में लग के वोट डाला था। आज मैं गया हूँ तो वहाँ पे शायद क्योंकि 12-1 बजे से पहले उस तरह से आवाम नहीं निकली थी, और ये पाकिस्तानियों का एक मसला भी है कि ये लोग जाके 12-1-2 बजे के बाद जाके जो है वोट डालने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं 3 या 4 मिनट के अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके वोट कास्ट करके आ गया। तो फिर मैंने ये देखा कि लास्ट टाइम 12-1 बजे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो थे वोट कास्ट करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। इस बार उस तरह से नहीं था, लेकिन हमने फिर देखा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक या 2 बजे के बाद जो है बाकायदा तौर पे जो ये रश वाला सिलसिला शुरू हुआ। एक चीज़ जो मिस की वो ये थी कि आपने देखा होगा कि बहुत से जब ज़मीनी इंतखाबात भी होते हैं तो एक इलेक्शन वाला माहौल होता है कि एक रैली की सूरत में लोग आते हैं, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को आके वोट डालते हैं। वो आज मैंने बड़ी मिस की ना। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से देखा कि लोग गाड़ियों में आते हैं अपने तराने या इस तरह से लगाते हुए और नारेबाजी करते हुए, लेकिन आज वो नहीं था। PTI एक आपको पता है कि वैसे कुछ खौफ में मुब्तला थी, वो वहाँ पे गिले भी कर रहे थे, गुस्से का इजहार भी कर रहे थे कि अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि एक अंदर एक प्रोसीजर है, आप जाएंगे, वो आपका पहले सिलसिला नंबर देखेंगे, फिर आपको जो बैलेट पेपर देंगे उसके फिर बाद आपने वहाँ पे मोहर लगा के उसको डालना होता है। तो कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की, गिला किया। इंटरनेट की वजह से बहुत मसाइल हुए, इवन कि मुझे खुद बड़ा मसला हुआ कि मेरा जो पोलिंग बूथ था उसका नाम था, यानी जो पोलिंग स्टेशन था, इकरतुल हसनैन ये नाम था, और वो काफ़ी एक बाज़ार टाइप था जिस एरिया में ये स्कूल था। तो मैं इस स्कूल को पहले नहीं देखा हुआ था। तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे इकरा के नाम से तकरीबन 7 स्कूल मौजूद थे। इंटरनेट की एक्सेस थी नहीं, कॉल आप कर नहीं सकते, तो मुझे वहाँ पे तकरीबन उसको ढूंढने में तकरीबन आधा घंटा लगा। तो मुझे अगर ये मसला पेश आया तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो अक्सरियत है उसको ये मसला जरूर मैं आपसे सवाल करूँगा। मुझे भी कुछ दोस्त आज मिले, बल्कि दोस्त क्या वहाँ लोग मिले, मैं भी जब वोट कास्ट करने गया तो कह रहे थे हम 8300 पर SMS करना चाहते हैं, हमें नहीं पता हमारा हल्का किधर है, कोई हमें खोखर रोड भेज देता है। मैंने 118 में मेरा जो आबाई घर है उधर है, मैंने वहाँ जाके वोट कास्ट किया, हमजा साहब और जहाँ से आली हमजा साहिबा। तो बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आए। एक तरफ तो ठीक है, जैसे ये आप लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ही ये साइट बनाता है, ये बताता है कि जी 8300 पे आप टेक्स्ट करें अपना ID कार्ड नंबर, आपको पता लग जाएगा आपका वोट कहाँ पे है, आपने किसको डालना है, किस हल्के में जाके, तो वो बंद कर देना। अच्छा, ये बहुत सख्त ज़्यादती हुई है। मेरा ख्याल है कि 10 से 20% जो है ना टर्न आउट कम हुआ है, सिर्फ इस वजह से नेट बंद करने के। लोगों में बहुत जज्बा था। मैंने जितने इलेक्शन देखे हैं ना, ये इलेक्शन उससे बहुत मुनफरद था।
88 से लेकर आज तक जो है ना 88 में अलबत्ता ये वाला मैं समझता हूँ कि ये स्पिरिट, ये जज्बा, ये जज्बा था, लेकिन उसके बाद मुझे ये ना कहीं नज़र नहीं आया। और इन इंतखाबात में मुझे नज़र आया कि लोग अपने तौर पर जो है ना वो घरों से निकले और पहले से प्लान था उनका। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी ये यकीन दहानी कराई गई थी कि नेट बंद नहीं होगा, और 8300 पे कहा गया था कि आप यहाँ से, चूँकि हमारी कौम ऐसी है, हम एडवांस तो चलते नहीं, हम आ रहा तक उसी वक्त देखेंगे और जाके तो अपना जाके वोट कास्ट करेंगे। दो काम हुए हैं, एक तो चूँकि हम डिपेंडेंट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी पर, हमने जो है ना अपनी यादाश्त भी खो चुके हैं, हमें टेलीफोन नंबर भी याद नहीं होते, घर का नंबर नहीं याद होता है। ये हालत हो गई है कि हम इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो लोगों को ये था कि वो जो ना तो एक कन्वेंस आज मिल रही थी क्योंकि वो भी सारी नेट पे है, दूसरा ये था कि आप लोकेशन भी नहीं इस पर ट्रेस हो रही थी, तो तीसरा ये था कि आपको अपना घराना नंबर और वो वोट नंबर भी नहीं मिल रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है, इसके बावजूद इतना बड़ा टर्न आउट जो है ये पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा हुआ है, और ये 70 के इलेक्शन में ऐसा हुआ नाज़िर साहब, इंटरनेट बंद होने से टर्न आउट पे इफेक्ट है आपके ख्याल से? जी यकीनन है। देखिए पूरे मुल्क में तमाम सूबों की अगर हम बात करें ना, तो हर सूबे की साइकी डिफरेंट है, आवाम की साइकी, पॉलिटिकल साइकी मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। सूबा खैबर में, बलूचिस्तान में, सिंध में कुछ हो रहा है, पंजाब में ये है कि हर काम जो है एट दी 11th आवर किया जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना जी कि आपने अपने वो देखना है कि आपका पोलिंग बूथ कहाँ है, पोलिंग स्टेशन कहाँ है, तो बुनियादी तौर पे तो ये काम एक रोज़ पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन पंजाब का कल्चर ये एंड बिलखुसूस जिंदा दिलाने लाहौर तो आप इसमें पीटीआई को नहीं, मैं इल्ज़ाम तो नहीं दूंगा, पीटीआई ने एक ट्रेंड सेट किया डिजिटल मीडिया का, जलसे करवाए, पॉलिसी मेकिंग वहाँ होती है, आइडियाज़ वहाँ जनरेट होते हैं। अब इसकी सपोर्ट में भी वो आर्गुमेंट दी जाती है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो टेंजिबल, जो डिस्टेंस विजुअल जिसे कहते हैं, वर्चुअल जलसे हैं, वो मैटर नहीं करते। तो आप नहीं समझते कि पीटीआई ने अवाम को इतना ये टेक्नोलॉजी की तरफ मुतवज्जे कर दिया तो उसका नुकसान उन्हीं को होगा, अगर टर्न आउट का फ़ायदा उन्हें होना था? देखिए मैं समझता हूँ उनकी गलती नहीं है, गलती किसी और इदारे की है जिसने मिसलीड किया। अभी हम बात कर रहे थे ना जी कि 2 रोज़ पहले जब ये सवाल उठा कि जी नेट बंद होगा, तो कहा गया कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, इसके ये तो पूरा मुल्क जैम कर देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बग़ैर किसी नोटिस के जब हम सुबह उठे हैं तो इट वॉज़ ऑल क्लोज्ड, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। तो मैं समझता हूँ ये मिसलीड किया जाना जो है, इसकी वजह क्या हो सकती है, वी कैन वेल इमेजिन। इसका नुकसान हुआ है। साहब, आज आप सारा दिन सड़क पे रही हैं, रोड्स पे रही हैं, इलेक्शन कवरेज करती रही हैं, मुझे ये बताएं आपको कितनी प्रॉब्लम हुई बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ सहाफ़ी? नहीं, हमें तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं वो ज़रूर मैंने जो आज देखा अपनी आंखों से कि आवाम को किस किस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस आए। जैसे कि अभी मियाँ साहब भी बात कर रहे थे 8300 पर, तो जाहिर है मैं लोगों से उनकी राय ले रही थी, ओपिनियन ले रही थी कि भाई आपने यहाँ पर वोट कास्ट करने आए हैं तो आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है, या कैसे पता चला कि आपका वोट कहाँ पर है। तो तकरीबन मेजॉरिटी जो थी उन्होंने मुझे ये आंसर दिया कि 8300 पर हमने मैसेज किया था अपना CNIC नंबर, तो हमें पता चल गया था कि यहाँ पर हमारा वोट बना है और हमने वोट कास्ट कर दिया। उनमें से 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये आंसर दिया कि कल हमने 8300 पर मैसेज किया था तो हमें बताया गया था कि मॉडल टाउन, फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में आपका वोट बना है। आज जब हम सुबह यहाँ पर आए तो वहाँ पर बड़े जो एजेंट्स बैठे हुए थे वो ज़्यादातर हमें ओल्ड दिखाई दे रहे थे, वो कह रहे थे जी हमें तो आपकी फाइल ही नहीं मिल रही है। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि अब हमने वोट कास्ट करना है तो अब हम क्या करें, तो फिर हमें माछीपुरा किसी को भेज रहे हैं, किसी को काना भेज रहे हैं, किसी को रावी के पास भेज रहे हैं, तो हमें वो चीजें तलाश करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है। यानी हम ये कह रहे हैं कि आज जो कि इलेक्शन का डे है और अरसे दराज से अनाउंस हो रहा है, बहुत सी डिबेट्स हो चुकी, बहुत सी इस पर ट्रांसमिशंस हो चुकी, आप फील्ड में जाते रहे, लोगों से आपने बात की, उसके बावजूद हम आज सुबह भी ये फैसला नहीं प्रॉपरली कर पाए कि 8300 पर कि हमारा वोट कहाँ कास्ट होगा। यानी चेंजेस आज सुबह तक होती रही, तो ये सवालिया निशान है। अच्छा अली भाई, अगर इस चीज़ को ही हम लेके चलें आगे तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको नज़र आती है कि अगर वोटिंग टर्नआउट लो रहता है? मैं आपके एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले रहा हूँ, और किसको आपको लगता है लूजर हुए या इसका नुकसान हुआ? आपने पूछा कि वोटिंग टर्नओवर अगर इसकी वजह से मान लेते हैं कि कम हो गया, लोग कंफ्यूज हो गए, नहीं पहुंच सके अपने डेस्टिनेशन पर जहां उन्होंने वोट डालना था, नुकसान में कौन गया, फायदा किसको गया? लेकिन मुझे लगता है
कि नून लीग जो कहती है कि हमारा सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, आपको नहीं लगता कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें हुआ है? सर लेकिन मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसलिए हुआ है कि इनका जो वोटर था वो पहले भी बहुत ज़्यादा को मोटिवेटेड नहीं फिर रहा था, और एन इलेक्शन डे पे जब ये 9 या 10 बजे के करीब ये सर्विस बंद हुई तो वो मज़ीद डीमोटिवेट हो गया। उसने कहा यार ये लगता है कि कोई और नून मामला लीग का नहीं हुआ? सर देखें उनका तो वोट बैंक सबसे ज़्यादा पूरे सर वो उनका जो वोटर है वो तो बड़ा चार्ज है, और आप जितने भी प्रोग्राम्स देखें करंट अफेयर्स के, वहाँ पे बताया जा रहा है कि मियाँ साहब चौथी बार जो वज़ीर आज़म के तौर पे आ रहे हैं, जब आपको पता हो कि आपके जो कायद शख्सियत हैं वो आ रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म, तो वो तो आपको एक चीज़ चार्ज तो रखती है। उसके अलावा जो नून लीग के जो ये पार्टी ऑफिस थे वहाँ पर कन्वेंस भी मौजूद थी, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मौजूद थी, फिर हमने 1-2 जगह देखा वहाँ पर मामला थे रिफ्रेशमेंट के भी। तो दूसरी तरफ जो बिरयानी थी आज, बिरयानी के डब्बे कोई बेहतरी आई आज, वो देखिए बॉटल्स भी थी, बॉटल्स भी थी। बिरयानी ज़ाहिर बात है कि देखें आपने अपने पॉलिटिकल वर्कर को इंगेज रखने के लिए कुछ ना कुछ तो फिर करना है ना। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी, बिरयानी क्यों देते हैं, इससे क्यों नहीं आगे निकलते? वैसे हम आपस में बैठे नहीं कभी कीमे वाला नान भी देते हैं, बस बिरयानी या कीमे वाला नान। अच्छा बिलाल भी मैं यहाँ पे चीज़ एक नहीं है चीज़ इनके ऐड करना पास। चाहूँगा जिस चीज़ का ना मुझे आज अफसोस हुआ कि हम इस इलेक्शन की इतनी देर से तैयारी कर रहे थे, और एन उस दिन जैसे कि सर ने भी बात की कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करने लग गए हैं। हमें अगर कोई रास्ता भी पूछना है तो हम मैप पे वो लोकेशन डालते हैं और वहाँ चले जाते हैं। इलेक्शन डे पे इंटरनेट का ना होना, उससे मसाइल क्या हो रहे थे कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, और आपको पता है कि आजकल के दौर में इंटरनेट जो है वो बेसिक जो कम्युनिकेशन का वो टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। दूसरा एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा बिलाल भाई कि जिस टाइम हम वोट कास्ट कर रहे थे तो मैंने ये महसूस किया कि हम 2024 में बैठे हुए हैं और हम वो पर्चियों पे जाके वोट ठप्पे लगा रहे हैं। और मेरे जो आगे साहब मौजूद थे उन्होंने मुझे किसी बात पूछने के लिए बुलाया, वो कुछ उम्मीदवार के मुतालिक जानना चाह रहे थे, तो मैंने देखा कि वो बेचारे अपना वोट ज़ाया कर चुके हुए थे। उन्होंने जगह जगह स्याही लगाई हुई थी और 2-3 जगह ठप्पे लगाए हुए थे। तो अब मुझे अफसोस हुआ कि हमें 2024 में ना तो वोट डालना आया और आज भी हम वो पर्चियाँ जो है वो समझ गया। ये साहब एक ओपिनियन ये भी है मार्केट में, पॉलिटिकल ओपिनियन है, इट माइट बी राइट और रॉन्ग, कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इसलिए नहीं जलसा किया कि या इतने इसलिए एक्टिव नहीं हुए कि उनको पता था जितना मैं एक्टिव होऊंगा उतना माहौल चार्ज होगा, मेरा वोटर मेरे साथ है, मैं जितने बयान सख्त दूंगा उतना एंटी जो मेरा राइवल है, जो एंटी फोर्सेस है, एंटी PMLN फोर्सेस, वो उतनी चार्ज होंगी। उन्होंने माहौल को लो प्रोफाइल में रखा और उसके बेनिफिशरी बने। इज इट ट्रू, या आज के रिजल्ट से आपको लग रहा है कि नहीं बने? नहीं, बहुत नुकसान किया है मियां साहब ने। 4 माह से वो पाकिस्तान में आए हुए हैं और 4 ही जलसे किए उन्होंने। माफ़ कीजिएगा, इस तरह इलेक्शन देखिए, उनको तो खुली छुट्टी थी ना, उनको तो चाहिए था वो घर घर जाते, लेकिन असल मामला जो था वो कह रहे थे हम एक्सपोज ना हो जाएं, जिसका उन्हें खौफ था कि क्योंकि लोग इतने इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे उनके जलसों में, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो 5-7 जलसे किए हैं, बड़ी मुश्किल से किए। और उसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि वो इससे पहले मैं ख़ुद कवर करता रहा हूँ, हेलीकॉप्टर पे बाकायदा पूरा मुल्क छान मारते थे वो, ठीक है, और कोई शहर ऐसा नहीं होता था जहां जलसा नहीं करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत महदूद से जलसे किए और उसमें भी सारे टब्बर ने तकरीरें की हैं। एक जलसे में 3-3 फैमिली मेंबर जो है साहब, ये भी तो हो सकता है वो ये सोचते हो अगर मैं निकलूंगा लोग इतनी ठंड में लाखों करोड़ों की तादाद में बाहर आ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ये भी तो उनकी ओपिनियन हो सकती है। ये बड़ी मुज़िका खेज़ी बात नहीं सर, आप वो मोहब्बत करते हैं आवाम से। नहीं, मेरी बात सुभाष साहब रो पड़ते हैं, मरियम आप ही रोती हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये रोना धोना अपने सियासत के कुछ जो असूल और ज़ाब्ते और नफ्सियात होती है ना, वो कुछ मुख्तलिफ होती है। ये यहाँ जो जुनून होता है ना, हमने आज देखा है कि लोग बर्फबारी में भी 2-2, 3-3 मील पैदल चलकर जाके उन्होंने वोट डाले। ये असल में नज़रिया होता है जो आपके अंदर खून गरमाता है। ये असल में मियाँ साहब बहुत कुछ लूज कर बैठे हैं। मुझे तो ये रिजल्ट देख के बड़ा खौफ आ रहा है कि आप देखें, मैं इस पे आऊंगा, डिटेल में आएंगे इस पे। असल आज तो लोग रिजल्ट ही देखना चाह रहे हैं। इसी पे बात होगी, बुनियादी चीज जो अभी तक डेवलप हो रही है ना, वो उसमें बात कर दो। एक तो जो ट्रेंड आया है ना अभी तक, उसमें बड़े जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नाकस है और नौजवानों की परफॉर्मेंस ज़्यादा है। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोनों पीछे हैं और बच्चे उनके जो है वो आगे हैं। इसी तरह से मुल्तान में जैन कुरैशी और उसकी बहन जो है वो आगे है, मानूर कुरैशी। हाँ, मानूर कुरैशी आगे है। अच्छा, दूसरा बिलावल भी आगे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ लाहौर से भी अभी तक हार रहा है और मानसरा से भी हार रहा है, और शहबाज शरीफ क़यामत की निशानियां लाहौर जैसे शहर से वो भी अभी पीछे हैं, और वो उसके मुकाबले में जो कैंडिडेट है वो पहली दफा इलेक्शन लड़ रहा है। बल्कि हमारे चैनल पे मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा सबसे अहम बात,
कि अभी तक के जो रिजल्ट, इब्तदाई रिजल्ट आए हैं, मैं वैसे इस पे बिलीव नहीं करता होता, मैंने चूंकि सारे अरसा दराज से मैं इसको कवर करता हूँ, तो एंड पे जाके जो है ना, जब तक 70-80% रिजल्ट मुकम्मल नहीं हो सकता, उस वक्त तक आप हतमी कोई राय नहीं कायम कर सकते। लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड आ जा रहा है उसमें आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर नून लीग आ रही है और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी जा रही है। आपको मैं ये बता रहा हूँ, हमारे लाहौर रंग में मैंने इधर ज़मान पार्क के बाहर एक बंदा जो बानी पीटीआई उनके गेट के बाहर चौकीदारी करता था, सदाम तरीन, मैंने उसका इंटरव्यू किया लाहौर रंग के लोगों से, और वो मेरा ख्याल है 1.5 करोड़ लोगों ने वो इंटरव्यू देखा। फिर मैंने उसके बाद में 1-2 और इंटरव्यूज़ लिए। आज अभी तक के मुताबिक NA 253 से वो बंदा शाहजैन बुट्टी को ले बैठा, पीटीआई का हमायत याफ्ता है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि यंग है सर। मैं उसके पास वो देखता था, वो खान साहब के गेट के बाहर 6-6 घंटे बैठा रहता था, और वो उस घर से उसका ताल्लुक है, शायद वो 3 वक्त की रोटी भी ना खाते हो। NA 253 कोयटा, उधर बलूचिस्तान वाली साइड। अच्छा जी, एक और एस्पेक्ट भी है। देखिए 88 के नवाज शरीफ साहब कुछ और थे, और आज 2024 के नवाज शरीफ साहब कुछ और हैं। डिक्लाइन है ना सेहत, ही हैज पुट ऑन एज, लेकिन आज इनकलाबी तो हैं वो। जितने नहीं, शराजी साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरी बात सुन लें। अच्छा, चलते साथ साथ चलते जाए ना। आपने कर ली ना बात, आप इनका बात दे दीजिए। नहीं, आप इस पे कमेंट कीजिए ना, पर मेरी बात तो सुन लेना। मैं बात में करेक्ट करूंगा ना। मेरी बात, वो पहले कभी जो थे ना पाकिस्तान से बाहर नहीं गए थे, वो कभी पहले जो थे ना, वो पहले कभी पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए थे। वो आज वो आवाम में आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, अपनी वालदा और वालिद को दफनाने के लिए तो नहीं आए ना। सुनने के लिए तैयार सर, इससे बढ़कर उनका हुब्बुल वतनी का, एक सेकंड, इससे बढ़कर उनका हुब्बुल वतनी का क्या सबूत हो सकता है? वालिद को नहीं दफना सके, वालदा को नहीं दफना सके, आपके और मेरे रोटी टुक्कर पूरा करने के लिए वो आए सर। अच्छा जी, लोगों ने इसको जो है ना वो किसी और सेंस में लिया है। लोग कहते हैं कि वो अपने मतलब के लिए आ गए हैं, लेकिन He is above 70 years of age. वो बुजुर्ग आदमी हैं, आप उनसे एक नौजवान आदमी वाली परफॉर्मेंस की तो सर फिर कौन सी ऐसी उनको मुसीबत आ गई कि वो इलेक्शन में आए हैं? फिर ये भी बता दें। लेट मी फिनिश। दूसरी बात ये है कि आपने इलेक्शन से बहुत पहले ये सुना होगा कि जी सिक्योरिटी थ्रेट हैं कुछ सियासतदानों को। वो कौन कौन से सियासतदान थे? शरीफ खानदान को थ्रेट था, मौलाना फजल रहमान साहब को था, और भी लोगों को होंगे, लेकिन इनके बारे में बताया गया था। जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स आ रही थी, मीडिया भी उनको कवरेज दे रहा था कि जी उनके लिए लाइफ थ्रेट ज़्यादा है। वो लो प्रोफाइल में इस वजह से भी थे। तीसरे, वो उनका खुद अपना मौक़िफ़ है पूरे ख़ानदान का कि जी बहुत बीमार हैं, इतने बाईपास हो चुके हैं, और ये भी इशू है और वो भी इशू है। तो देखिए उनकी अब सेहत उतनी अच्छी नहीं है जितनी आज से 30 साल शराजी साहब, इज ही कैपेबल ऑफ स्टीयरिंग द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस? अगर इनको हेल्थ के इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, एज फैक्टर है, नो वन कैन डिफीट द नेचर, देन हाउ कैन ही क्लेम दैट ही हैज द विजन, ही हैज द पावर, ही हैज द पोटेंशियल टू स्टीयर द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस? देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्राइसिस शुरू कहां से हुआ और ख़त्म कैसे होगा। 2 फैसले हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, आप आसमान से उतार के एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वो ले आए, वो अब इस मुल्क की इकानमी को दुरुस्त नहीं कर सकता। देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड दैट। 2 गलत फैसले हुए हैं जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुए हैं। पहला क्या है, IPPs पावर प्रोजेक्ट को, वो जो कैपेसिटी के हम चार्जेस पे करें, आप दुनिया जान का डॉलर इकट्ठा कर लें, एक्सपोर्ट को आसमान पर ले जाएं, डॉलर ड्रेन आउट हो रहा है कि हम बिजली खरीदें ना खरीदें, इस्तेमाल करें ना करें, हमने उनको पेमेंट करनी है। ये किनको हमने पेमेंट करनी है? 60 से 70 फैमिलीज हैं। मसला एक बैंक के मालिक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके बैंक से हम कर्ज लेते हैं कि हमारे पास जनाब पैसे नहीं हैं, हमने अदायगियाँ करनी हैं, और उन्हीं का वो पावर प्रोजेक्ट है, उधर से उनके बैंक से कर्ज लेके उनको हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है। तो एक तो है जी ये IPPs का मसला, आप जितनी मर्जी एक्सपोर्ट बढ़ा लें, आपका डॉलर ड्रेन आउट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक बहुत ही कठिन उन्होंने और गलत फैसला किया, मैं कहूँगा, वो है WTO में जाना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, जितने मॉडर्न कंट्रीज, ब्रेटन वुड्स सिस्टम की प्रोडक्शन है वो जी, उनका तबाह हो चुका था कारोबार। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों को, गरीब मुल्कों को एक जाल में फंसाया। बिल्कुल दुरुस्त कह कि जी WTO बनाएं और इनकी जो प्रोडक्ट है वो दुनिया के हर कोने में जाए। भाई हमारे पल्ले क्या था, हम बनाते क्या थे? हमारे पास सिर्फ कॉटन थी जो हम थोड़ी बहुत प्रोड्यूस करते थे, और फाइनल फिनिश गुड्स कपड़ा, लेकिन हम इंटरनेशनल मार्केट में तो कम्पीट ही नहीं कर पाते थे। गंदम हमारे अपने लिए काफ़ी नहीं थी, चावल भी इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि बल्क में हम एक्सपोर्ट करते। अच्छा, अब उसका नतीजा क्या हुआ? हम दुनिया का बेहतरीन लेदर प्रोड्यूस करते थे, लेकिन जब हम इस WTO के मेंबर बने,
तो वर्ल्ड्स बेस्ट शूज़ जो बाहर बनते थे वो यहाँ आने शुरू हो गए, गारमेंट्स आने शुरू हो गए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आई, लग्जरी आइटम, गाड़ियों ने हमें तबाह किया। जापान ने हमारी इकोनॉमी को जितना तबाह किया है हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं है। हम खुद गाड़ी बना सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे, हमने इंपोर्ट को रोका ही नहीं। लिहाजा अब होता क्या है कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत जितनी हमारी औकात है उससे कई गुना ज़्यादा तो हमारी इंपोर्ट है। ट्रेड डेफिसिट। जब तक हम ये दो फैसले नहीं लेंगे, IPPs को ख़त्म करें, रीनेगोशिएट करें, उन्हें क्या खुदा के वास्ते आप इसको रीनेगोशिएट सर, अगर मेरी बात गारंटीज हैं। शहबाज साहब ने कहा था 2 साल में, उन्होंने ऐसे सीना पीटा था अपना, उन्होंने कहा था 2 साल में अगर मैंने बिजली का बुराना खत्म कर दिया, मेरा नाम शहबाज पाकिस्तान नहीं। मैं कहता हूं जी 2050 तक नहीं कर सकते, ये 2 ही क्राइसिस है। नहीं, उन्होंने फिर IPP इसलिए लगाई थी ना, 13 के जलसे में कहा करते थे कि मेरा नाम शहबाज पाकिस्तान ने, फिर IPP तो देनी थी उन्होंने। फैसले देखिए, आपके पास एक बाउल है जिसका पेंदा जो है उसमें बहुत बड़ा सुराख है, आप डॉलर उसमें डालते जाएं, वो ड्रेन आउट होता जाएगा। इकोनॉमी ठीक है, सांस कहाँ आएगा, रुकेगी कहाँ इकोनॉमी? या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिलाल, जैसे कि आपने अभी नवाज शरीफ के हवाले से कहा और हबीब साहब भी यही बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ जो हैं वो यहाँ पर क्यों आए, और आपने एक जुमला बोला कि वो तो पाकिस्तानियों को रोटी टुकड़ देने के लिए आए हैं। अच्छा, जो आवाम है, आवाम इस हवाले से क्या कहती है, यही सवाल सेम एज इट इज मैंने आवाम के सामने रखा, चूंकि हम डिस्कस तो वो कर रहे हैं जो आवाम चाहती है या जो आवाम कहती है। आवाम ने इस बात का जवाब मुझे ये दिया कि जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान से बड़ा प्यार हो जाता है, बड़ी मोहब्बत हो जाती है, वो उदास भी हो जाते हैं, वो पाकिस्तान आ जाते हैं। जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं, उनके प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वही सोशल मीडिया उसी का इस्तेमाल किया जाता है कि हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम 70 साल के हैं या हमें कोई बीमारी है या हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। ये बहुत सारी वीडियोज़ मैंने, आपने, हम सब ने देखी जो कि मुख्तलिफ जलसों की थी मरियम नवाज साहिबा की। तो आवाम ये कहती है कि अब इक़्तिदार के मजे लूटने हैं तो फिर पाकिस्तान से मोहब्बत दोबारा। अली भाई मियां साहब, लव नहीं, मैं तो आवाम से पूछा, लोग फिर जो जवाब देते थे वो तो लोगों ने, सारी दुनिया ने सोशल मीडिया पे देखा। मियां साहब, आपको क्या नजर आ रहा है अब आज के दिन, इस वक्त उनका सियासी मुस्तकबिल? सर, फिर मुझे ब्रेक भी पंजाब में तो बड़े मकबूल थे, लेकिन इनकी वापसी पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई बार मीनार पाकिस्तान को भरा, लेकिन बहरहाल जो मियां साहब के लिए बड़ा एक मुश्किल अमल था अपनी वापसी पे, जो कि वो 4 या 5 साल बाद आ रहे थे और एक रहबर के तौर पे और उन्हें एक हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा था, लेकिन पंजाब की आवाम ने उसको उस तरह से नहीं ऑन किया। आप भी उसी ग्राउंड में मौजूद थे कि पूरे पाकिस्तान से आवाम को इकट्ठे करके वहाँ पे लाया गया और फिर भी वो ग्राउंड कितना भरा गया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाता हूँ कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर हुए तो उन्होंने 50 जलसे किए थे, और वो 50 जलसे उन्होंने पूरे मुल्क में किए और वो बड़े जानदार जलसे थे, और शायद मेरा ख्याल है वही जलसे उनके बाद में जो है गले की हड्डी बन गया कि एक शख्स इतना मकबूल था, और फिर आपको मामला तो पता थे। बस ठीक। अभी मंसूर साहब बड़े सीनियर एंकर, वो पिछले दिन कह रहे थे कि यार देखें आखिरी दिन है कैंपेन का, आप भर के दिखाएं मीनार पाकिस्तान, या आप बड़े कोई नजर लग जानी है, फिर वो नजर भी तो उतारते हैं। उन्होंने नजर नहीं लगने दी, वो कहते हैं नजर लग गई तो फिर मैंने जो इनकलाब लाना है वो उस पे ना असर पड़, उन्होंने ऐसी कैंपेन की नहीं कि जिसमें नजर लग सके। काले बकरियां दे सकते, क्योंकि मैं तो देखो जी, हकीकत है, जब मैंने उनको देखा ना हाथ में कबूतर, माशाल्लाह उनके जो चीक्स थे, रेड चीक, मैं कहा अल्लाह नजर न लासी। वो साहब नीचे से उड़ा भी रहे थे कबूतर। वो नीचे से उड़ा रहे थे। एनी व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में हमें हमारे एक और सीनियर तज्जियाकार नईम मसूद साहब ने ज्वाइन किया। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नईम साहब, आज के इलेक्शन पे आपका इंटेक चाहूँगा, क्योंकि मैंने तमाम जो हमारे गेस्ट उनसे ओपिनियन लिया। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल सिक्योरिटी के मामला सेटिस्फैक्ट्री रहे, बल्कि अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। दूसरा, आज का जो टर्न आउट है अभी तक, वैसे तो कल क्लियर होगा ना कि कितने लोगों ने वोट डाला, कितने रिजेक्ट हुए वगैरह वगैरह, तो आपको क्या लगता है कि कैसा आज का दिन रहा? देखिए, एक बात यह है कि जब दिन का आगाज़ हुआ था, हम भी कहीं बैठे थे और गुफ्तो शनीद शुरू की इलेक्शन के हवाले से, तो मैंने एक लफ्ज़ बोला था, ये जो इलेक्शन नमा मार्का हो रहा है, ये कन्फ्यूजन से शुरू हुआ है, कन्फ्यूजन पे ख़त्म होगा। अच्छा, आप इसको कन्फ्यूजन की बजाय कोई और इस्तेलाह दे दें कि आप देखें, सुबह सुबह हमें सलामी मिली तमाम वोटर्स को, तमाम आवाम को, जी आपका नेट बंद कर दिया गया। वो आप सब सुबह का रोना रो ही रहे हैं। अब ये देख लीजिए कि इस ग्लोबल विलेज में और इस डिजिटलाइजेशन में हम कहाँ खड़े हैं। यानी ये हमारे राइट पे एक डाका मारा गया। चलिए,
दहशतगर्दी का ख़तरा था, हमले हुए थे। अभी आपको बड़ा प्यार आ रहा था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर, मैं कैमरे के पीछे देख रहा था, उनके चीक्स याद आ रहे थे, कबूतर याद आ रहे थे। तो मैं कैसे नहीं, मुझे वो बातें बड़ी पसंद आई, मेरा भी थोड़ा सा हौसला बना यार, कोई हुस्न ज़न भी है और हुस्न नज़र भी है। वरना आज सारा दिन लोग बात कर रहे हैं यार हुस्न ज़न होना चाहिए इलेक्शन को, ऐसे हुस्न नज़र की बात मैं ये सोने से पहले आपसे सुन रहा हूँ। इट्स वेरी गुड। थैंक यू। इलेक्शन इज़ अ रिएक्शन। इस इलेक्शन 88 के बाद 88 के इलेक्शन को मैं रिएक्शन कहता था, ये उससे बड़ा अभी तक रिएक्शन सामने इस वक्त तक एग्री। और एक बात बड़ी अच्छी, एक तो मियाँ साहब को ना बड़ी बुरी आदत है अच्छी बातें करने की। इन्होंने एक अच्छी बात की कि अभी इलेक्शन का पता नहीं, ज़रा रिज़ल्ट सारे आ लेने दे। वाक़यातन जब 100 के करीब पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट किसी हल्के का आ जाए तो उसके बाद दिल तोड़ते हैं या उम्मीदें बांधते हैं। अभी थोड़ा सा घंटा 2 घंटे रुक जाए, मुमकिन है कि कोई आपको और सरप्राइज़ मिलना हो, जिस तरह इंटरनेट का सरप्राइज़ मिला हो। तो ये मुक़्तदर जो है ना जी, वो आपसे ज़्यादा अच्छा वोट कास्ट करते हैं, आपसे अच्छा ज़्यादा नतीजा बनाते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा कुक करते हैं, जो तबसरा है वो भी। तो लिहाजा मेरी तो नज़रें अब फिर उन्हीं की तरफ लगी हैं। 18 में भी इसी तरह लगी थी, यही अवाम थे, हीरो और था, विलन और था। उस विलन को, 18 के विलन को आज का हीरो कास्ट करने की कोशिश की गई। फिल्म मुझे डब्बा होती नज़र आ रही है। फिर भी देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, कबूतर किस तरफ बैठा था, मुझे तो याद नहीं, लेफ्ट पे बैठा था या राइट पे बैठा था, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट ऊँट के किसी करवट बैठने पे पता चलता है। तो लेट्स सी, आप पहाड़ी इलाके का आज कुछ रिजल्ट मुझे कुछ रिपोर्टर से मिला, कुछ दोस्तों से मिला, वहाँ तो गंगा उल्टी बह गई है, ये पहाड़ों पे चकवाल तक, और उसके अलावा आप देखिए उनके बारे में फिर मियाँ साहब ने ये भी कहा कि भटके हुए लोग हैं, ऐसे उनके अल्फाज थे, भटके हुए लोग हैं या ये बीमारी वहां से आई है। देखिए एक बात अगर मुझे शिराजी भाई और मियाँ साहब इजाज़त दें, थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट, सेमी पैराडाइम शिफ्ट कह ले, नौजवानों ने हलचल मचा दी है। जिनको यार हमने, जिनसे बल्ला छीना, हम ही ने छीना ना, और जिनसे हमने उनका पाबंदे सलासल लीडर किया, तो फिर हम तो कहते थे प्याली में तूफान है, तो ये तो प्याली कहीं नज़र ही नहीं आती, तूफान ही तूफान है जी। एक पिछले दिनों मियाँ साहब का एक बयान आया, देखें मैं ये नहीं कह रहा, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, मैं बीइंग अ पाकिस्तान। जी मियाँ साहब आप मुझसे नाराज़ हैं? नहीं, मैंने आपको मुखातिब किया, मियाँ नवाज शरीफ को नहीं किया अपनी गुफ्तगू में। थैंक यू फॉर गुड स्माइल। ये आपकी स्माइल ने सारे दिन की। मियाँ साहब हमारे लिए सब काबिल एहतराम, मेरे सिंधी भाई, कश्मीरी भाई, बलोची भाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पख्तून भाई, पंजाबी, सब हम एक हैं। लेकिन मियाँ साहब की तरफ से पिछले दिन एक स्टेटमेंट भी आई थी कि ये जो पीटीआई की बीमारी है उस तरफ से आई है, पहाड़ों की तरफ से, वहाँ कुछ लोग भटक गए हैं। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? नहीं, इसने बहुत डैमेज किया है, नून लीग को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। वो पठान पहले ही भरे पड़े थे गुस्से से, ऊपर से मियाँ साहब ने इस किस्म का बयान दे के ना, हो सकता है वो चाह रहे वो बीमारी से निकले। नहीं वो नहीं भाई, सियासत में जो होता है ना, एक लफ्ज़ जो है ना बड़े नाप तोल के, और ख़ास करके इलेक्शन के दिनों में तो जो है ना, आप वो कहते हैं ना गधे को भी बाप बना लेते हैं, तो आपने तो जानबूझ एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है आप उसको अपने एक बयान से मुखालफ कर रहे हैं कि जी ये तो बेवकूफ़ सन, ठीक है। उन्होंने फिर बता दिया कि हम वाकई पागल हैं, ठीक है। और आज का रिज़ल्ट जो है ना वो हमें बता रहा है कि वहाँ क्लीन स्वीप हो रहा है। ठीक कहते हैं नईम मसूद साहब के पहाड़ों की सियासत कुछ और मैदानों की सियासत कुछ और हमें नज़र आ रही है। तो ये पिंडी डिवीज़न तक जो है ना वो सारा एक ही किस्म का मामला नज़र आ रहा है हमें, और उससे आगे फिर चल के लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न कुछ और बता रही है, आगे फिर चलते जाएँ तो कुछ और है। 100 मामलात हैं, लेकिन ये रिज़ल्ट तो खैर अभी बाद में आएगा। असल में बात यह है कि मियाँ साहब जो है ना वो बड़े जज्बाती किस्म के इंसान हैं, और उनके ना पेट में ना बात पचती नहीं है। वो उन्होंने ये वक्त नहीं था उनको ना इस किस्म की बात करने का कि ये बीमारी उधर से आई है, और जानबूझ के उन्होंने पठानों को अपने ख़िलाफ़ किया। दूसरा जो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ना उनके जोम में ये था कि मेरा वोटर जो है ना वो खामोश वोटर है और वो निकलेगा। अब पुलों के नीचे से ना बहुत सारा पानी बह चुका था, वो बहुत अरसा बाहर रह के आए, उनको पता नहीं था कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, यहाँ क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ होने जा रहा है। वो मिस कैलकुलेट कर बैठे थे, उनको पता
आता था कि अच्छा पूरी तरीके से जो है ना वो ये तसव्वुर कर बैठे थे कि ये पकी पकाई खीर हमें जो है ना एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे हाथ में पकड़ा देनी है बस, बल्कि अब तो हमारे गले में हार डालने वाली बात बाकी है। वो तो इस जोन पे बैठे हुए थे और उसको जो है ना वो उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को महसूस नहीं किया, वो मैदान में नहीं निकले। जो उनका मैं समझता हूँ कि जिस किस्म के भी हालात थे उनको अपना एक बयानिया देना चाहिए था और उस पर स्टैंड लेना चाहिए था और लोगों को बताना चाहिए था। तो देखें जिस किस्म का भी बयानिया उनका होता और अगर उसको ना कबूल करते वो और बात थी, उन्होंने तो मेहनत ही नहीं की। शादी साहब, उनका बयानिया आज भी यही हम देखते रहे हैं, आप देख लें जहाँ जहाँ भी इन्होंने जलसे किए, गुजरांवाला में, बूरेवाला में, मरी में गए हैं, सियालकोट ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी उन्होंने यानी किए उन्होंने जलसे। मैं ये नहीं कहता, कुछ कॉर्नर मीटिंग्स थी, मेजर कॉर्नर मीटिंग्स, हर जगह ये कहते रहे मोटरवे एयरपोर्ट, मोटरवे एयरपोर्ट। ये ऑब्सेशन है उनकी, या वो समझते हैं कि कौम को इससे इश्क है? रिफॉर्म्स, अदालतें, हेल्थ स्ट्रक्चर, एजुकेशन स्ट्रक्चर, AI दुनिया AI की तरफ मूव कर गई है, वो हमें इधर क्यों बसा रहे हैं? या वो समझते हैं यही सारे मसले का हल है, मोटरवे और एयरपोर्ट? बात ये जी कि वो पुराना सौदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सौदा बिक नहीं सकता। देखिए मोटरवे की मैं बात कर लेता हूँ, मोटरवे बन गई, बहुत अच्छी बात हुई कि कोई पाकिस्तान में कोई दुनिया की पहली मोटरवे नहीं बनी, दुनिया भरी बड़ी इससे बेहतर मोटरवेज हैं, बाहर जाके आप देखें, आपको भी जाने का इत्तेफाक होता है, हमने भी आधी दुनिया देखी है। मोटरवे ने इस मुल्क के साथ किया क्या? होना तो ये चाहिए था ना कि हमारे आपके पैसे से जब मोटरवे बन गई, हमारे टैक्स के पैसे से है, तो उसके बाद सहूलत होनी चाहिए थी। हम तो उस टैक्स से जान नहीं छुड़ा सके जो हर साल बढ़ जाता है मोटरवे पे ट्रेवल करने का, और डिस्टेंस वैसे बढ़ गया, यहाँ से इस्लामाबाद या नोएडा पेशावर जाएँ तो आपकी कॉस्ट तो पहले से ज़्यादा हो चुकी है। जब रियायत देने का मौका आया तो PDM गवर्नमेंट ने, जो इनके भाई साहब वज़ीर आज़म थे जिसमें छोटा शेर साहब, तो रियायत को शहबाज़ पाकिस्तान जी, तो रियायत किन लोगों को मिली? मेंबरान कौमी असम्बली व सेनेट के जी, टोल फ्री, आपसे कोई टैक्स नहीं। भाई सबसे ज़्यादा गरीब मस्किन ये रह गए थे जिनको सहूलतें दी गई, आम आदमी कहाँ याद है? अच्छा फिर वो ना वो जो आई लव यू कल्चर है ना, उससे वो निकल ही नहीं रहे। जितने जल से आई लव यू तो कहते हैं जी, यू लव मी, अंदाजा फरमाएं, नेशनल लेवल का लीडर है भाई, वो कोई इकोनॉमी की बात करे, कोई यूथ की बात करे कि जी आपका फ्यूचर जो इस वक्त बिल्कुल डार्क है, मैं उसके लिए क्या प्रोग्राम लेके आए। अच्छा वो जो बात है ना कौम की मैं एक तकदीर बदल दूंगा, चौथी दफ़ा इक़्तिदार के बाद, पहले 3 दफ़ा तो नहीं बदल सके, अब चौथी दफ़ा कौम की तकदीर बदल देंगे। वो आखिरी जो कैंपेन का लम्हा था उस वक्त तक वो उनके वो जो मैजिक बॉक्स है उसमें से वो जो प्रोग्राम है कौम की तकदीर बदलने का, वो नहीं बाहर आ सका। भाई है ही कुछ नहीं, इट इज़ ऑल फेक। देखिए अगर उनके पास कुछ होता तो अपने भाई के कान में कह देते ना, जब वो वजीर आजम था भाई उनका, तो भाई कौम की तकदीर बदलने का 50% सर भाई ने आपको देखें गुजरांवाले में भाई ने क्या किया, ऐसे ऐसे वो कह रहा था शैडो बॉक्सिंग, हाँ, वो कहते मेरे अंदर ताकत है, मुझ पर ट्रस्ट करो। हाँ जी, भाई के रेडिश चीक, दूसरा भाई पहलवान, और वो क्या करके आपको दिखाते? देखिए जी अब सामने वाला जो बॉक्सर था ना उसके तो हाथ पांव बंधे हुए थे, तो शैडो बॉक्सिंग करके वो बहुत जीत रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। ये नई मसूद साहब की मैं ये लफ्ज लिख ली, इलेक्शन इज रिएक्शन। डू यू एग्री? आज का इलेक्शन जो था 2024 का इलेक्शन, ये रिएक्शन था। देखिए काम कोई भी हो उसका रिएक्शन तो आना है। आपने अच्छे अंदाज में किया है तो फिर उसका रिएक्शन अपनी अपनी मेंटालिटी के मुताबिक आना है। आपने दबाव डाल के किया है तो भी उसका रिएक्शन तो आना ही होता है, और रिएक्शन के लिए मेरे ख्याल से हम सबको रेडी रहना चाहिए। आप ये देखें कि इस टाइम 5.5 से पौने 6 घंटे गुजर चुके हैं कि पोलिंग का अमल खत्म हो चुका है। किसी एक भी हल्के से हमने अभी तक ये ब्रेकिंग न्यूज सुनी कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नतीजा ये आ रहा है, अभी फाइनली किसी ने अनाउंस नहीं किया। क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए कि हम किसी एक हल्के का भी रिजल्ट पौने 6 घंटे में नहीं दे सके? एक और दिमाग मानता है? एक और सरप्राइज, दिमाग मानता है आपका इस बात को कि किसी एक हल्के का हम फाइनली रिजल्ट अनाउंस करने में अब तक नाकाम है? उसके बाद जहां पर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो लोगों का यह भी कहना है कि ये जो इलेक्शन है ये हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं कराए गए। उसकी वजह क्या है? आवाम इसमें एग्री नहीं है। डीजे सिस्टम पर लोगों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि डीजे सिस्टम जो होता है वो हम लगाते थे तो उससे जो हमारा ब्लड है वो बड़ा गर्माता था, तो हम घरों से निकलते थे, नारेबाजी होती थी, जो जोश है वो पहले से ज्यादा हो जाता था। लेकिन इस दफा ऐसा कोई सिस्टम मैंने नहीं देखा। इसके अलावा मैंने जो पर्सनली तौर पर बिलाल ये भी देखा कि PTI के जो बूथ थे वो बहुत कम थे, वो बहुत ज़्यादा कम थे। हम बाकियों की बात करें, जमातों की बात करें तो उनके बीच में कहीं एक आध ज़रूर नज़र आया, लेकिन अलहदा से जो पोस्टर्स होते हैं, जो फ्लैक्सेस होती हैं, जो बैनर्स होते हैं, वो मैंने पर्सनली तौर पे कोई नहीं देखा। इम साहब इस सूरत हाल में सब, आप तो मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह आप एक नामवर
उर्दू अखबार रोज़नामा जंग में कॉलम भी लिखते हैं। तो सर आपने तो बहुत सारा वो जिसे कहते हैं सियासी मटीरियल हज़म कर रखा है, हम तो सीख रहे हैं। गुजारिश ये है जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ वो सबके सामने, आपको लगता है कि अभी तक जो सूरत हाल है, जो इंडिपेंडेंट काफ़ी आ गए हैं और रिएक्शन एक आ रहा है, कुछ अपसेट हो सकता है जो हमारे बड़े बड़े एंकर्स, तज्जियाकार, ख़ास नज़रिया रखने वाले जो पिछले 4-5 माह से कह रहे थे गेम मुक गई, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आपको कुछ अपसेट लग रहा है? देखें, जिन तज्जियाकारों का आप जिक्र खैर कर रहे हैं ना, उनमें नईम मसूद ख़ुद भी शामिल था, क्योंकि नईम मसूद देखता था यार 88 एक वाहद इलेक्शन था जिसमें पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जीत गई थी। उसके अलावा खेल एस्टेब्लिशमेंट ने 88 में भी खेला, 85, 88, 93, 97, उसके बाद फिर 2002 तक। 2008 में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ बेनज़ीर की शहादत के सबब। 2013 में ये लाडले थे जो अब फिर लंदन से वापस आए हैं, 18 में लाडले बदल गए। तो मुझे ये था कि यार इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद चूँकि बंद गली में है तो इन्होंने मदद मांगी है बरतानिया से, और बरतानिया ने अपना बंदा भेज दिया इनके पास मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में, तो ये इलेक्शन एकदम ट्विस्ट ले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। नौजवान ने या सोच ने या एक नई सोच ने या दो नस्लों से जो एंटी नवाज शरीफ है उन्होंने अपना खेल खेला है। अब एक नस्ल नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं है, दो एंटी नवाज शरीफ नौजवान कैसे हो सकते हैं? आपी मरियम तो कहती थी यूथ हमारे साथ है। देखे, आपी मरियम के साथ तो है लेकिन नवाज शरीफ के साथ नहीं है। यूथ की तरफ तो जा सकते हैं। अब मेरे घर में जब बच्चे आते हैं ना यंग, मेरी तरफ नहीं आते, वो यंग की तरफ जाते हैं। तो आपी मरियम की बात आज रहने दे। आपी मरियम जितनी फ्लॉप हुई हैं इस सियासत में, और आपी मरियम ने जितना आप लोगों को इम्तहान में डाला है, रहे नाम अल्लाह का। ठीक है। अच्छा मियां साहब, मेरे जहन में क्वेश्चन है, 2013 के इलेक्शन में, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, मियां साहब ने तकरीबन 11-12 बजे के पास अनाउंस कर दिया था। उनकी स्टेटमेंट जो आई थी, जो उन्होंने आवाम से, वो नीचे कुछ चंद बंदे खड़े थे, उन्होंने कहा था हम आ गए हैं, हम ये है वो है। अभी तक तकरीबन 11 बजने लगे हैं। तहमीना साहिबा ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसको हाईलाइट किया है कि एक हल्के का कोई ओपनली नहीं कहा गया जी ये नतीजा आ गया, ये MPA बन गया, ये MNA बन गया, PTI का हमायत याफ्ता, नून लीग का, ये वो। क्या लग रहा है क्यों नहीं अभी तक वो सब कुछ हो रहा? मियां साहब खामोश क्यों हैं? जो डिज़ाइन किया गया था ना उसके मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इलेक्शन जो डिज़ाइन किया गया था ना वो मामला तो उसके उल्ट चल रहे हैं। तो इस वजह से ये मिठाई ये रिजल्ट आप मिठाई का क्या करना है? जो मिठाई जो है ना वो तो बढ़ गई। अभी तो ये मुझे जो नज़र आ रहा है ना, ये रिजल्ट बहुत लेट होंगे, ये 2-3 दिनों में मुकम्मल होंगे। ना करें, नहीं सही बात मैं कह रहा हूँ। मेरे फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी अगर 2-3 दिन में हो जाते? मुझे नहीं पता, आई एम हियर टू लर्न। फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी सर इलेक्शन की? नहीं, क्रेडिबिलिटी तो पहले भी कोई नहीं है। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए भी कुछ अहम काम जो हैं वो होंगे। वो क्या होता है कि नवाज शरीफ साहब फर्ज कीजिए 3 हलकों से कंटेस्ट कर रहे हैं, वो एक जगह से हार जाएंगे तो कहा जाएगा वाह जी वाह, अगर धांधली होनी होती तो फिर हम ये सीट जो है यहाँ से क्यों हारते। मैडम मरियम जो हैं वो एक सीट हार जाएं, शहबाज शरीफ साहब 1 से ज़ायद हलकों से कंटेस्ट कर रहे हैं, वो अगर कहीं हार जाएं, तो इस टाइप के जो गेमिक्स हैं ना वो तो होंगे। और आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा, एक जगह से ये जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है ये इलेक्शन हारेगी, ताकि थोड़ा सा वो एक उसकी बनाने के लिए उसको सॉफ्ट इमेज जाएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि वो कौन सी यूथ है जो इमरान खान के साथ है और कौन सी यूथ है जो नवाज शरीफ साहब के साथ और मैडम मरियम के साथ जो यूथ है ना वो 60 ईयर्स एंड अबव वाली है। जो बिजनेसमैन क्लास है वो उनके साथ ऑफ कोर्स है। उसकी वजह क्या है कि वो महसूस करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार आएगा, हमें खुली छुट्टी दी जाएगी, मिलावट माफिया, जी ब्लैक मार्केटिंग और जनाब कब्जा ग्रुप्स और ये वो नहीं। मियां साहब कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ है, वो खिलाफ है ना, लेकिन उनके ज़माने में ये चीज़ें पनपती। आप देखें 30 साल के इक़्तिदार में कहीं इंक्रोचमेंट ख़त्म हुई है, मिलावट ख़त्म हुई है? अंदाज़ा फरमाइए। वो थाना कल्चर बदलने की बात करते रहे, 30 साल हमें सजबाग दिखाते रहे, थाना कल्चर ख़त्म करूँगा, ख़त्म हुआ नहीं हो सका, इसलिए कि वो करना ही नहीं चाहते। जो बेनिफिशरी हैं उनके वो बिजनेसमैन क्लास है और उनको फ़ायदा होता है। आप देखिए फंड रेजिंग तमाम दुनिया में होती है, अमेरिका में भी होती है, बरतानिया में भी होती है। जब इलेक्शन आते हैं तो जो पार्टियां कंटेस्ट कर रही होती हैं फंड रेजिंग के लिए जाती हैं कारोबारी तबके के पास। हमारे यहाँ भी लीडर्स जाते हैं और जो बिजनेसमैन क्लास है वो कंट्रीब्यूट करती है। क्यों करती है? सारी दुनिया का केस मुख्तलिफ है, हमारा केस एब्सोल्युटली मुख्तलिफ है। आप अंदाज़ा फरमाइए
कि यूएई जो जुमा जुमा 8 दिन हम कहते हैं ना, उनको डेवलप हुए जी जी। और इकट्ठे हुए, पहले तो अलग-अलग वो रियासतें थी, वहाँ पे मिलावट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे ही है। वहाँ कोई ख्वाजा सरा नहीं है, वहाँ कोई भीख मांगने वाला चौक पे आप गाड़ी खड़ी करें तो यलगार नहीं होती, और मिलावट तो ऑफ कोर्स है ही नहीं। तो क्या अच्छा, फिर हमारे यहाँ वो बड़ा होता है कि जी वो फलाना इदारा जो है वो बोझ है और फलाना इदारा हमें तबाह कर गया और डी नेशनलाइज कर दो। भाई पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने यूएई को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बना के दी और उससे अपनी एयरलाइन नहीं चल रही। ऑन द अदर हैंड सियालकोट के जो बिजनेसमैन हैं वो चला रहे हैं ना, प्रॉफिट में जा रही है, और कई प्राइवेट एयरलाइंस है। मैं फिर बात करना चाहूँगा स्टील मिल्स ऑफ पाकिस्तान की। आप गवाह हैं, हम गवाह हैं। हमारे आपके दोस्त थे, एक जनरल साहब थे, मेजर जनरल रिटायर्ड, ही वॉज अपॉइंटेड ट्वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स। 12-12 अरब 14-14 अरब रुपए का प्रॉफिट छोड़ के आए और इतने का स्क्रैप उसके लॉन में पड़ा था। जनरल जावेद उनका नाम है, अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ। तो ये वो हैं प्रोजेक्ट हैं जो प्रॉफिट में रहे। इनके दौर में आए तो वो जनाब लॉस में चले गए। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो ना संभाल सकी, नवाज शरीफ साहब नहीं संभाल सके। अमीना साहिबा, मिठाइयों के ऑर्डर्स किसको भारी पड़ सकते हैं? आपकी एक मशीन गोई, ये ना कि हलवाई फ़ोन करे, वो हमारे एक स्टूडियो से भाई ने स्पेशल क्वेश्चन किया है, हलवाई फ़ोन करे मियाँ साहब, भट्ट साहब, शेख साहब, खान साहब, जिस मर्जी पार्टी को, या मौलाना साहब तुसी ऑर्डर देता सी, या आपको क्या लग रहा है किसके वापसी होंगे, फ़ोन नहीं उठाया जाएगा हलवाई का? अच्छा, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मैं पेशन गोई करूंगी, अपनी जाती राय इसमें मैं नहीं दूंगी। ठीक है। फील्ड की जब हम बात करते हैं तो मैंने जो वोटर देखा ज्यादा वो पीटीआई का देखा, जोश भी देखा, जज्बा भी देखा, जुनून भी देखा और खासी तादाद भी देखी। उसके बाद इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने रखा कि तकरीबन 6 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमने किसी एक चैनल पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं सुनी, इवन सिंगल भी नहीं सुनी कि कोई नतीजा अनाउंस किया हो। मेरा जहन इस बात को नहीं मानता, हो सकता है मैं गलत कह रही हूं, आप मेरी करेक्शन कीजिए, सीनियर्स बैठे हैं, कि आप काउंटिंग किसी एक बूथ की नहीं कर सके। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट, उसके बाद मैं अपनी पेशेंट गोई आपके सामने बिलाल जरूर रखूंगी कि आपकी मर्जी के मुताबिक आपका वोट बैंक नहीं निकला, आपको सूरत हाल अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं नजर आ रही, इसलिए आप अभी इस चैमगोई में हैं कि हाँ करें या ना करें। मिठाई वाले को उसको कहेंगे यार थोड़ी देर और ठहर जाए, शायद हम पेमेंट कर ही दें। ठीक है नईम साहब, इस वक्त आपको लगता है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF या दीगर जो सियासी जमातें जिन्होंने खुलकर कैंपेन की, इस वक्त तक, अगले घंटों की मैं बात नहीं करा, वो पैनिक और कन्फ्यूजन में होंगी, क्या क्यों हो गया? देखिए, एक तो बिलाल बात को ज़रा प्लीज़ हम अब सब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बहुत ज़्यादती हुई तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन एक बात याद रखें, तहरीक अदम एतमाद से पहले से लेके अब तक तहरीक इंसाफ अपनी कंपेन ही में है। बड़ी लंबी कंपेन है उनकी इलेक्शन की, इसको जहन में रखें। और जब ये PDM टाइप की चीज़ बनी थी तो उसमें उनकी कंपेन और अरूज पे चली गई थी। हाँ, इन्होंने अपना मुंह ज़रूर काला कर लिया जिन्होंने उनकी कंपेन रोकी है, बाकी उनकी कंपेन भरपूर थी, भरपूर है। इसमें फियर फैक्टर तो है ना उनकी कंपेन। वो तो मैं पहले से कह रहा हूँ ना कि फियर ऑफ डेथ इज मोर पेनफुल देन डेथ। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि मैं एक दफ़ा फिर डर रहा हूँ, रिएक्शन तो आ गया। अच्छा, जब ये रिएक्शन ए पॉलिटिशियन का बी पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं आता, ना बी का ए के खिलाफ आता, आप इस रिएक्शन को ज़रा एब्जॉर्ब करें, सिमुलेट करें। ये आता ही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, और एस्टेब्लिशमेंट अभी भी जमहूरियत की जान नहीं छोड़ रही, उसे कोड की काश्त बना रही है जमहूरियत को। नहीं सर, आज के रिजल्ट से आपको लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया जिसके ज्यादा वोट है? अभी तक तो मैं तो नहीं, मेरी बात सुन ले आप, नतीजा जो दिल करे निकाल लीजिए, प्लीज जो दिल करे निकाल लीजिएगा। देखिए, हम एक खड्डे से निकल के अब खाई में गिरने वाले हैं। नून लीग को इन्होंने जिताना है। ये जो रिजल्ट रुका है ना, तो कुछ कुकिंग हो रही थी, कोई लिखा था कच्ची पेंसिल से, वो रबड़ ख़राब हो गई। अभी आप देखें कि ये हमारा स्टाइल अटक टक टक, पहले इलेक्शन का रिजल्ट आता है और ही लगता है 2 बजे के बाद, वो सुबह दोपहर शाम की गोली और होती है। तो सुबह तक इन्होंने नून लीग को हारने नहीं देना। चले, नून लीग ने नहीं हारना जी, बड़ी मकबूल जमात है। इन्होंने पीपल्स पार्टी को जीतने नहीं देना। अगर हार गई नून लीग, अगर हार गई नून लीग, तो फिर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में फुली पैराडाइम शिफ्ट आ गया। फिर आपके यहाँ हमेशा के लिए बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को। जो जिसका काम है, जिस महाज पे किसी ने लड़ना है, जिस महकमे में किसी ने काम करना है, जो महकमा ज़राअत है वो महकमा ज़राअत हो जाए, जो दूसरे हैं वो उन्हें होना पड़ेगा, नहीं तो मुल्क टूट जाएगा।
अल्लाह ना करे मियाँ साहब, पाकिस्तान एक और नाजुक मोड़ से गुजर रहा है इस वक्त। आप दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आसानियाँ करे और मामलात एज़ पर मेरिट अपनी वो जिसे कहते हैं नहज को पहुंच जाए और अपने यानी अकम्पलिशमेंट हो जाए, तकमील हो जाए उनकी। डॉक्टर साहब, असल में जो बात है ना, बहुत संजीदा सोचने वाली बात यह है कि हमने हर तरह के हरबे आजमा के देख लिए, बात बनी नहीं है। सिर्फ एटम बम चलाना बाकी था, बाकी हमने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया था। इसके बावजूद अगर अवाम जो है उनका, देखें ना, मुल्क क्या होते हैं, अवाम से अफराद से ही बनते हैं ना, किसी ज़मीन का नाम तो मुल्क नहीं होता। तो अगर अवाम की एक चॉइस है, अगर अवाम का ट्रेंड एक तरफ है, तो आप उसको हाँक के किसी दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती भी किसी हद तक होती है, एंड नहीं देखना चाहता। एंड अगर देखा जाता है ना, तो फिर वो ही होता है जो बांग्लादेश और मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, ठीक है, सकूत ढाका होता है फिर। तो उससे बचने के लिए, और मैं आपको ये बता दूँ, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मुहिब वतन क़ुव्वत है, और उन्होंने इस मुल्क को जो है ना आखिरी हद तक संभाल के रखा हुआ है, ठीक है, रखेंगे। अच्छा, उसकी लेकिन जो ये मौजूदा सूरत हाल बन गई है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना इम्तहान उनका है। वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आखिरी हद तक जाएंगे, कि उनकी दुश्मनी इस हद तक नहीं होती। वो ये ज़रूर मैनिपुलेट करते हैं कि अच्छा ये मेरी चॉइस है, इसको आगे आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आती, सर ब्रेक लेनी। तो व्यूअर्स, मुझे मेरे सब आ गए, अभी कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। इंशाल्लाह सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।